गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी हम अपने 12 नंबर के चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर। हेल्थ और एग्रीकल्चर के सेक्टर में बायोटेक को अपन किस किस टाइप से यूज कर सकते हैं उसके बारे में अपन देखेंगे। ठीक है। तो इसमें अपन सबसे पहले जो सिलेबस मेंशन किया हुआ है उसके बारे में मैं अच्छे से बता देती हूँ। ह्यूमन इंसुलिन एंड वैक्सीन प्रोडक्शन। ह्यूमन इंसुलिन का कैसे प्रोडक्शन किया अपन ने और वैक्सीन को किस टाइप से प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे अपन जीन थेरेपी के बारे में। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के बारे में। ठीक है। इसमें अपन बीटी क्रॉप्स के बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है। इसके अलावा ट्रांसजेनिक एनिमल्स की क्या कहानी है, कैसे उनको प्रोड्यूस किया जा सकता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा बायोसेफ्टी को लेके कौन-कौन सी इश्यूज आ रहे हैं अपने पास। ठीक है। और बायोवायरेसी और पेटेंट्स वगैरह क्या होते हैं इनके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो ये सारे टॉपिक मेंशन किए हुए हैं अपने जो बायोटेक का सेकंड चैप्टर है। ठीक है। उसमें ठीक है, इन सबको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दी एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहले डायग्नोस्टिक एप्लीकेशंस। किसी भी बीमारी के निदान में इसे क्या-क्या एप्लीकेशंस है उसके बारे में अपन बात करेंगे। वो सारे फील्ड में बायोटेक को अपन अच्छे से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है। तो ये जीएम क्रॉप्स को भी अपन एग्रीकल्चरल फील्ड में यूज कर रहे हैं, तो वो भी बायोटेक में इम्प्रूवमेंट के कारण पॉसिबल हो पाया है। ठीक है। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड के बारे में भी प्रोसेस्ड फूड भी इसका एक अच्छा खासा एप्लीकेशन या फिर एक अच्छा खासा यूज है, ये अपन बोल सकते हैं। इसके अलावा बायो रेमेडिएशन में भी बायोटेक का यूज होता है। इसके अलावा यहाँ पे रोई गायब हो गया है क्या? नहीं है हल्का सा। इसके अलावा वेस्ट को मैनेज वेस्ट वेस्ट के ट्रीटमेंट के लिए सीवेज ट्रीटमेंट वाले में मैंने बताया था, उसमें भी बायोटेक इंडस्ट्री का यूज किया जाता है। इसके अलावा एनर्जी प्रोडक्शन में भी बायोटेक का यूज किया जाता है। तो बेसिकली बायोटेक का एप्लीकेशन कहाँ-कहाँ है, कहाँ-कहाँ इसका यूज होता है, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन करने की कोशिश करी है। ये बात क्लियर होगी। इसके बाद में अपन देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन एग्रीकल्चरल फील्ड में। ठीक है। अब एग्रीकल्चर फील्ड में हो सकता है कि एग्रोकेमिकल बेस्ड हो और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग और जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। ये मैंने आपको पीछे भी बताया था, केमिकल बेस्ड और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और जीएम प्लांट्स वगैरह इनके बारे में मैंने पीछे भी बताया था। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमन इंसुलिन एंड वैक्सीन के प्रोडक्शन के बारे में। ठीक है। तो ह्यूमन इंसुलिन और वैक्सीन प्रोडक्शन में अपन सबसे पहले देखते हैं कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की कहानी क्या है, कैसे इसका यूज हुआ होगा। ह्यूमन इंसुलिन इज मेड अप ऑफ 51 अमाइनो एसिड्स। ह्यूमन इंसुलिन को 51 ह्यूमन का जो इंसुलिन होता है ऑलमोस्ट 51 अमाइनो एसिड से मिलके बना होता है। ठीक है। हैविंग 21 अमाइनो एसिड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड बी विद 30 अमाइनो एसिड्स। ओके, इसमें दो चेन होती है। ठीक है। एक चेन ए और एक चेन बी। ए चेन के पास 21 अमाइनो एसिड होते हैं, चेन बी के पास 30 अमाइनो एसिड होते हैं। आगे मैं स्ट्रक्चर में बता दूंगी। ठीक है। या फिर आपको देखना है तो मैं बता देती हूँ। ऐसे मान लो ये इंसुलिन की स्ट्रक्चर है, तो एक चेन के पास 21 अमाइनो एसिड होंगे, दूसरे के पास 30। टोटल कितने हो गए? 51 अमाइनो एसिड। ठीक है। The hormone developed from the storage products called proinsulin. हार्मोन डेवलप फ्रॉम स्टोरेज प्रोडक्ट। जो भी हो जो अपने पास पहले इंसुलिन बन रहा है, इंसुलिन से पहले जिस फॉर्म का डेवलप हुआ है, जिस चीज से इंसुलिन का डेवलपमेंट हुआ उसे अपन ने बोला है प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन के पास तीन चेन्स होती है। एक चेन रिमूव हो जाएगी अगर इनमें से, तो फिर क्या बचेगा अपने पास? ए और बी चेन। ठीक है। तो इसको अपन बोल देंगे इंसुलिन बन गया। Bacteria cannot be made to synthetic insulin from its generation to the presence of introns। ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं इंसुलिन रिलीज फ्रॉम पेनक्रियाज। इंसुलिन अपन को पता है पेनक्रियाज से रिलीज होता है। पेनक्रियाज की भी कौन सी वाली सेल्स? तो बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस से इंसुलिन
रिलीज होता है, ये बात अपन को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये जो प्रो इंसुलिन है, इसमें देखो आप देख पाओगे एक ये रेड वन है जो कि ए पॉलीपेप्टाइड है, ए पेप्टाइड वाली चेन है, और ग्रीन वन है वो है बी पेप्टाइड वाली चेन, ठीक है। ए और ये जो ग्रे वन है इसको अपन ने बोला है ये सी पेप्टाइड है, ठीक है। तो अब अगर इनके बीच में ए और बी वाली है, वो डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ी रहती है, ए और बी को देखो जोड़ रखा है इस ग्रे वन ने, ठीक है, तो ये सी हो गई, ठीक है। अब ये तो प्रो इंसुलिन की कहानी है। इंसुलिन का स्ट्रक्चर देखो आप, ए पॉलीपेप्टाइड को बी पॉलीपेप्टाइड से जुड़ी हुई है डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू, अपन को पता है, और सी पेप्टाइड वाली जो चेन है ये फ्री हो गई, मतलब ये इंसुलिन बन गया, ठीक है। तो इंसुलिन प्रो इंसुलिन से किस टाइप से अलग है, ये अपन ने स्ट्रक्चर के थ्रू देखने की कोशिश करी है, ठीक है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, आइसोलेशन ऑफ डोनर और डीएनए सेगमेंट, इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ आरडीटी, इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए, इसके अलावा इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए इन द रेसिपिएंट ऑर्गेनिज्म और स्क्रीनिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स, ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की विशेषताएं हैं या स्टेप्स है जो अपन फॉलो करते हैं, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स के बारे में। एक मिनट, ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स के बारे में, जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब्स, जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब्स, जीईएम, जेम्स, ठीक है। इन ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स की क्या कहानी है? ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स आर ऑर्गेनिज्म इनटू व्हिच a genes has reduced during using recombinant DNA technology. Living factory for the production of proteins, environmental protection कर रहे हैं ये, प्रोटेक्शन ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड फ्यूल्स। इसके अलावा पेपर इंडस्ट्रीज में और वैक्सीन में भी ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। अभी इनकी कहानी क्या है, डायग्राम के थ्रू मैंने बताया है। सबसे पहले कि बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स है और प्लाज्मिड है एक बैक्टीरियम के अंदर, ठीक है। ये बैक्टीरियम सेलेक्ट किया, इसके अंदर बैक्टीरिया क्रोमोसोम है और ये प्लाज्मिड है, ठीक है। इसके बाद में अपन ने क्या किया, जीन इंसर्टेड इनटू प्लाज्मिड, ठीक है। अब इस प्लाज्मिड के अंदर अपन ने अपना डिजायर्ड जीन इंट्रोड्यूस करा दिया। अब ये डिजायर्ड जीन अपन को कैसे मिला, तो इधर की तरफ देखो, सेल कंटेनिंग जीन ऑफ इंसर्ट, जो अपन को मॉडल ऑर्गेनिज्म लेना था, जिससे अपन को ये जीन ऑफ इंटरेस्ट लेना था, वो अपन ने निकाल के इस वाले प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है, डीएनए ऑफ क्रोमोसोम्स। इसके बाद में आरडीटी की हेल्प से प्लाज्मिड पुट इनटू बैक्टीरियल सेल्स, ठीक है। बैक्टीरियल सेल में इसको अपन ने प्लाज्मिड को अगेन इंसर्ट कर दिया और इसको रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियम बोल दिया, ठीक है। ये कहानी क्लियर है। इसके बाद में अपन बात करते हैं जीन थेरेपी के बारे में, ठीक है। जीन थेरेपी इज अ टेक्निक of a genetic engineer to replace a faulty gene by a normal healthy functional genes, ठीक है। एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी क्या होती है, इसके बारे में अपन देखेंगे, ठीक है। जीन थेरेपी में तो एक टेक्निक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू अपन रिप्लेस कर रहे हैं, कौन से जीन में फॉल्ट आ रखा उसको उसको जो जिस जीन में फॉल्ट आ रखा उसको अपन नॉर्मल जीन के थ्रू रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। Adenosine deaminase deficiency क्या है? The first clinical gene therapy was given in 1990 to a 4-year-old girl with adenosine deaminase deficiency. ADA deficiency can lead to severe combined immune deficiency (SCID). Okay, defect in the gene for enzyme adenosine deaminase, adenosine deaminase एंजाइम के लिए जहां कहीं भी एज आ जाए उसका मतलब है एंजाइम, ठीक है। तो ये डिफेक्ट कर रहा है जीन को, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सेल्स टेकन फ्रॉम पेशेंट्स बोन मेरो। अपन ने जो पेशेंट का बोन मेरो था वहां से सेल्स को कलेक्ट किया है। सेकंड स्टेप क्या है, इन द लैब वायरस इज मोस्ट कॉमन जीन डिलीवरी टूल, अल्टर्ड सो कैन नॉट रिप्रोड्यूस टू कॉज हार्म, ठीक है। इसके बाद में जीन ऑफ इंटरेस्ट इज एम्बेडेड इनटू द वायरस ऑफ डीएनए, फिर अपन ने जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दिया। फिर फोर्थ स्टेप अल्टर्ड वायरसेस आर मिक्स्ड विद द पेशेंट सेल्स, फिर इनको अल्टर्ड जो हमने
अल्टर्ड जो अपने वायरसेस थे उनको अपन ने पेशेंट की सेल्स के साथ मिक्स कर दिया। फिर अपना फिफ्थ अगला स्टेप है, द न्यू जीन इंटीग्रेट्स इनटू द सेल्स डीएनए and is expressed as protein in the patient's cells. ओके, इसके बाद में सेल्स इंजेक्टेड इनटू द पेशेंट्स, पेशेंट के अंदर अपन ने ये सेल्स इंजेक्ट कर दी। फिर अल्टर्ड सेल एक्सपांड एंड फंक्शन इनसाइड द बॉडी। जो अल्टर्ड सेल अपन ने क्रिएट करी थी वो उसकी बॉडी के अंदर जाने के बाद में अपना फंक्शन प्ले करने लग जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स। जीन ट्रांसफर्ड थ्रू टीआई प्लाज्मिड वेक्टर इंटर स्पेसिफिक जीन ट्रांसफर। फिर टीआई प्लाज्मिड या ट्यूमर इंड्यूसिंग फ्रॉम सोइल बैक्टीरियम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। In nature, it induce a tumor in broadleaf plants such as tomato, tobacco, soybeans, etc. For using TI plasmid as a vector, researcher has eliminated its tumor-causing properties while keeping its ability to transfer into cell. इंसेक्ट रेजिस्टेंस इन ट्रांसजेनिक प्लांट्स। अब अपन को जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स है उनको अपन इस टाइप से डिजाइन कर सकते हैं, करना चाह रहे हैं कि इंसेक्ट रेजिस्टेंस हो, कोई भी टाइप का इंसेक्ट उनमें बीमारी को नहीं फैला सके। ठीक है, इंसेक्ट रेजिस्टेंस अगर ये अपन को प्लांट क्रिएट करने हैं उसकी क्या कहानी रहने वाली है ये अपन पढ़ने वाला है। ठीक है, इसके लिए अपन को बीटी क्रॉप्स के बारे में पढ़ना था, तो बीटी कॉटन, सॉइल बैक्टीरियम, बेसिलस थोरिएंजिस, बीटी फॉर शॉर्ट। इसको ये बीटी का फुल फॉर्म है बेसिलस थोरिएंजिसिस। ठीक है, प्रोड्यूसेस प्रोटीन दैट किल सर्टेन इंसेक्ट्स लाइक लेपिडोप्टेरेंस, टोबैको बडवर्म या फिर एनी वर्म बोलते हैं इसको। इसके अलावा कोलियोप्टेरेंस, बीटल्स एंड डिप्टेरेंस, फ्लाइज और मॉस्किटोज। बेसिलस थोरिएंजिसिस या बीटी फॉर्म्स सम प्रोटीन्स क्रिस्टल्स। इसने बीटी ने कुछ प्रोटीन के क्रिस्टल्स को प्रोड्यूस किए। These crystals contain a toxic insecticidal proteins। अब ये जो क्रिस्टल्स है इनमें कैपेसिटी होती है ये टॉक्सिन प्रोटीन्स को प्रोड्यूस कर पाए। ठीक है, द चॉइस ऑफ जीन डिपेंड अपॉन द crop and targeted pest। Most BT toxins are insect group specific, coded by a gene named टू जीन। एक तो क्राइवन एसी है और दूसरा क्राइवन सॉरी एक तो क्राइवन एसी है और दूसरा क्राइ टू ए बी है। have been incorporated in cotton, the gene cry1ac and cry2ab। ये cry2ab है, controlled cotton bollworm। cry1ab corn borer। Gene symbol usually has small letters and is invariability in italics, that is cry। इनको अपन हमेशा स्मॉल लेटर में लिखेंगे जैसे कि यहाँ पे क्राई को लिख रखा है। The first letter of the protein symbol, on the other hand, it is always capital and the symbol is always written in the Roman letter, that is cry। बेसिक सी कहानी है, याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो जाने दो। ठीक है, उसके बाद में ट्रांसजेनिक प्लांट का अपन ने डेवलपमेंट कैसे किया ये सारी कहानी है। सबसे पहले अपने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशियंस था अपने पास, ये टीआई प्लाज्मिड है, इसमें टीडीएनए है, इसका बैक्टीरियल जीनोम है। ठीक है, इसके बाद में अपन ने प्लांट क्रोमोसोमल डीएनए लिया। ठीक है, ट्रांसफर्ड प्लांट इसको प्लांट सेल में ट्रांसफर किया। फिर यहाँ पे क्राउन गोल्ड डिजीज हो गई। ठीक है, कॉन्टिग्रेट टीआई प्लाज्मिड प्लांट सेल, बाद में ट्रांसफर्ड सेल्स, इसको अगर अपन ने ट्रांसफर किया। ठीक है, कैनोमाइसिन नाम की ड्रग में कल्चर कराया, सेल को आगे 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 कल्चर कराते गए। फिर इसको आर्टिफिशियली लैब में अपन ने ग्रो कराया। फिर जब ये प्लांटेड होने लग गई तब अपन ने इसको आगे जाके सोइल में ग्रो करा दिया और इस टाइप से अपना
ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूस हो गया। अब इसके जब डीएनए में देखा अपन ने, तो जो अपन को डिजायर्ड कैरेक्टर्स चाहिए थे, वो सारे मिल गए। ठीक है? एडवांटेजेस क्या-क्या है ट्रांसजेनिक प्लांट्स के? ट्रांसजेनिक प्लांट्स को अपन जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स भी बोल रहे हैं, क्योंकि किस टाइप से अपन ने जेनेटिकली मॉडिफाई किया है, ये सारी प्रोसेस मैंने आपको पिछले डायग्राम में समझाई थी, ठीक है? तो इनके एडवांटेजेस क्या-क्या है? सबसे बड़ा एडवांटेजेस तो ये है कि ये पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप्स होती है। इनकी टॉलरेंस अच्छी होती है। रिडक्शन इन पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। अब इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंस रख रही है, एक बार की जब मेरे पास क्रॉप का प्रोडक्शन हो गया, उसमें बहुत जल्दी से कोई इंसेक्ट है, वो बीमारी नहीं फैला पाएगा। प्रिवेंशन ऑफ अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सोइल, इंक्रीजिंग न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड। उस फूड में जितने भी डिजायर्ड न्यूट्रिशनल वैल्यूज थे, वो भी अपन ने पुट कर दी। हर्बिसाइड रेजिस्टेंस, इसके अलावा अल्टरनेटिव रिसोर्सेज टू इंडस्ट्रीज और डिजीज रेजिस्टेंस, जितने भी डिजायर्ड कैरेक्टर्स अपन को अपने प्लांट में चाहिए थे, वो सारे अपन ने आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करा दिए। ये बात हो गई। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं एडवांटेजेस के बारे में। तो अपन ने बात कर ली, कुछ डिसएडवांटेजेस भी रहे होंगे ट्रांसजेनिक प्लांट्स के। सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है कि एनवायरमेंटल हजार्ड्स के लिए फिर इतना मॉडिफिकेशन करने के बाद भी बहुत ज्यादा हद तक उनको फाइट करने में सक्षम नहीं थे। अनइंटेंडेड हार्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, ये अनइंटेंशनली दूसरे ऑर्गेनिज्म को हार्म पहुंचा रहे थे। रिड्यूस इफेक्टिवनेस ऑफ पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स की इफेक्टिवनेस को कम कर रहे थे। जीन ट्रांसफर टू नॉन टारगेटेड स्पीशीज, इसके अलावा नॉन टारगेटेड स्पीशीज में अगर अपन ने जीन को ट्रांसफर कर दिया, तो ये भी अपने लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस रहा है। ह्यूमन की हेल्थ के लिए ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर एड ऑन हो चुका है। एलर्जीज, बहुत सारे इंसानों में एलर्जीज कोज करते हैं ये। और इसके अलावा इफेक्ट ऑन बैक्टीरिया टू ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, बैक्टीरिया की एलिमेंट्री कैनाल को भी ये अफेक्ट कर पा रहे हैं। इसके अलावा कुछ इकोनॉमिक कंसर्न्स है, क्योंकि हो सकता है ये थोड़ी सी कॉस्टली प्रोसेस रही हो, हर कोई इसको बहुत इजीली ऑप्ट नहीं कर पा रहा है अपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में। ठीक है? इसके बाद में अपन बात करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में। ट्रांसजेनिक एनिमल्स की क्या कहानी है? द एनिमल्स विच कैरी फॉरेन जीन आर कॉल्ड ट्रांसजेनिक एनिमल्स। अब कोई भी एनिमल है, उसके पास फॉरेन जीन है, उसको अपन ने बोल दिया कि ये ट्रांसजेनिक एनिमल है। Production of transgenic animal. The foreign gene are inserted into the genome of the animal using recombinant DNA technology. The production of transgenic animals include. अब अगर ये अपन को ट्रांसजेनिक एनिमल को प्रोड्यूस करना है, तो कौन कौन से प्रोसेसेस को अपन को इंक्लूड करना है, ये चीजें अपन देखेंगे। तो वही अपन सबसे पहले लोकेशन आइडेंटिफिकेशन एंड सेपरेशन करेंगे। जो भी अपन को डिजायर्ड जीन चाहिए, मान लो कि कोई एक एरिया स्पेसिफिक है जहाँ की कोई चीज पॉपुलर है, तो उसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई किया, फिर उसको सेपरेट कर लिया उसके जीन्स को, जो अपन को अच्छे लगे। ठीक है? इसके अलावा सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर वेक्टर, जो भी वेक्टर अपन, और डायरेक्ट ट्रांसमिशन। ठीक है? इसके बाद में कंबाइनिंग द डिजायर्ड जीन विद द वेक्टर। ठीक है? इसके बाद में इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रांसफर्ड वेक्टर इन सेल्स, टिश्यूज, एम्ब्रियो ऑफ मैच्योर इंडिविजुअल। ठीक है? इसमें जहाँ पे अपन को ट्रांसफर कराना था, वहां पे अपन ने उस डिजायर्ड जीन का ट्रांसफर भी करा दिया। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ द फॉरेन जीन इन ट्रांसजेनिक टिश्यू और एनिमल्स। फिर अपन ने उसमें ये कैरेक्टर्स को भी जो अपन ने ट्रांसफर करे हैं, वो कुछ परफॉर्म कर पा रहे हैं एक्टिविटीज या नहीं, इसके बारे में अपन ने देख लिया। ठीक है? इसके बाद में बात आती है बायोसेफ्टी इश्यूज के बारे में। तो बायोसेफ्टी इश्यूज में सबसे बड़े इश्यूज कौन कौन से उनके बारे में पढ़ते हैं। एक तो आते हैं एथिकल इश्यूज। इन एथिक्स अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड, एथिक्स में अपन स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं कि यार इतना नीचे और गिरा हुआ काम तो तुम नहीं करोगे, by which a community regulate its behavior and decides to which activity is legitimate and which is not। कौन सी एक्टिविटीज तो भाई की जा सकती है परफॉर्म, और कौन सी एक्टिविटीज है कि अपन को जैसे चोरी नहीं करना है, क्योंकि अपन चोरी कर नहीं करना है। किसी भी दूसरी कंपनी ने किसी फसल को पेटेंट करा लिया, तो अपन यूँ नहीं बोलेंगे कि ये तो हमारे यहाँ पे एंशिएंट टाइम से हो रही है। ऐसी चीजें अपन को नहीं करनी है। ठीक है? ये बेसिक पैरामीटर्स, बेसिक स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं। ठीक है?
Manipulation of living organism can not go on any further without regulation. Ethical standards required to evaluate the morality of all human activities. Genetic modification of organism can have unpredictable results when such organisms are introduced into इकोसिस्टम। अब जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है उनको अगर ये अपन ने बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया है, ठीक है, तो उनके रिजल्ट्स है जो अपन सोच नहीं सकते उससे भी बेहतर आ सकते हैं, हो सकते हैं। एथिकल इश्यूज के बारे में देख लिए, अब अपन बात करते हैं बायोएथिक्स के बारे में, ठीक है। बायोएथिक्स के लिए द इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अप ऑर्गेनाइजेशन सच एज जीईएसी, जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमिटी, व्हिच विल मेक decision regarding the validity of GM research and the safety of the introducing GM organism in public services। बायोपायरेसी और पेटेंट के बारे में अपन को देखना है, ठीक है। बायोपायरेसी के बारे में बात करते हैं। इट हैज बीन टर्म यूज्ड टू रेफर to the use of bioresources by multinational companies and other organizations without proper authorization from the countries and people concerned, without compensatory payment। अब बायोपायरेसी में क्या है कि मैंने चोरी कर ली, कोई मल्टीनेशनल कंपनी है किसी रूरल एरियाज में गई, वहां से वहां की जो कोई स्पेसिफिक चीज थी या बहुत ज्यादा बेनिफिशियल जो चीज थी वो उठा के लाई और अपनी कंट्री में ले गई। वहां पे उसने प्रोडक्ट निकालने चालू की और अपना नाम छाप दिया कि ये हमारी कंपनी की तरफ से है, ये हमारे एरिया की तरफ से है, ठीक है। Industrialized nations are rich financially but poor in diversity। इंडस्ट्रीज वहां पे ज्यादा डेवलप है, ऐसा नेशन हो सकता है कि फाइनेंशियली तो रिच हो लेकिन वहां की डाइवर्सिटी कंपेरेटिवली और वहां का जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो कंपेरेटिवली इतना डेवलप नहीं होगा, ठीक है। इसकी बजाय डेवलप्ड कंट्रीज, नो, डेवलपिंग कंट्रीज जो है उनका जो ट्रेडिशनल नॉलेज या फिर बायोडाइवर्सिटी का नॉलेज है या बायोडाइवर्सिटी का जो लेवल है वो हमेशा रिच रहेगा, ठीक है। Traditional knowledge developed by various communities over a long period. Example, uses of herbs, drugs, etc. to save time, effort, and expenditure during their commercialization। अब ट्रेडिशनल नॉलेज है उनके बिहाफ पे लंबे टाइम से इन ट्रेडिशनल नॉलेज को ध्यान में रखते हुए अपन ये इन सारी जितने भी अपन को औषधियों का पता है, जितने भी ड्रग्स का पता है, अपन बहुत लंबे टाइम से इन सब को यूज करते आ रहे हैं, तो ये अपने ट्रेडिशनल नॉलेज की देन है, ठीक है। ग्रोइंग रियलाइजेशन ऑफ इनजस्टिस, inadequate compensation and benefit sharing between developing and developed countries, ठीक है। So, some nations are developing laws to prevent unauthorized exploitation of their bioresources and traditional knowledge। इसके अलावा पेटेंट कराने की, बायोपायरेसी के बारे में बात कर लिए, पेटेंट कराने की क्या कहानी है। Exclusive rights granted by a state to an inventors or their assignee for the limited times. Exchange of a public disclosure of an invention. Patents are supposed to satisfy three criteria of novelty, non-obviousness and utility, ठीक है। अब patients are gradient for an invention, an important in earlier invention, the companies for generating a product, ठीक है। अब इसके पीछे का कंसेप्ट क्या रहा होगा, इन सबको डिजाइन करने के लिए कैसे अपन बाय सेफ्टी और पेटेंट्स वगैरह को, ये सारी कहानी है। एज सच क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा, क्वेश्चन बनने लायक चीजें यहाँ से मैं बताती हूँ। कंट्रोवर्सीज इन इंडिया रिगार्डिंग पेटेंट्स एंड बायोपायरेसी। जब ये बायोपायरेसी और पेटेंट्स लोग करा रहे थे तो अपना नॉलेज क्योंकि इतना बहुत ज्यादा डेवलप था नहीं और उसको लेके अभी कंट्रोवर्सीज चल रही है। सबसे पहले अपन बात करते हैं बासमती राइस के बारे में। इट हैज आल्सो caused a brief diplomatic crisis between India and United States, which could have resulted in major embarrassments in United States. Both voluntarily want to sorry both voluntarily मतलब वॉलेंटियर कर रहे हैं, आगे से काम में बढ़ावा कर रहे हैं। एंड ड्यू टू रिव्यू डिसीजन by United States Patent Office, Rice Tech lost most
ऑफ द क्लेम्स ऑफ द पेटेंट्स। ठीक है, इसके बाद में टर्मरिक के बारे में भी थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सीज चल रही है। इनमें 1995 यूएस पेटेंट ऑफिस granted to the University of Mississippi Medical Center of a patent use of turmeric in wound healing. Patent was promptly changed by a Dr. R.A. Mashelkar, an Indian scientist who has done much to awaken India to enter to intellectual properties right issues. फिर वो ये साइंटिस्ट है, इसने आगे इंडिया में बताया कि ये भई राइट ऐसे भी होते हैं और इसके बारे में अपन को बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर बात करते हैं नीम के बारे में, ठीक है? तो नीम की भी यही कहानी, एक यूरोपियन पेटेंट ऑफिस है, म मोनिश फॉर फंगिसाइडल यूजेस ऑफ नीम ऑयल। Vandana Shiva and Ajay Pahade who has researched name in India। नेम के ऊपर सबसे पहले ये 2 लोग हैं, इन्होंने रिसर्च करने का काम किया था, ठीक है? तो अगेन मैं हर चैप्टर की तरह इसमें भी यही बोलूँगी, एक और बुक अच्छे से पढ़ लेना। इसके अलावा जितना याद रहे उतना ठीक है, बाकी आगे वाली जो यूनिट आने वाली है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट वाली, अपने आप में बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होने वाली है। तो ये जितना समझ में आए, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें थी, समझ में आए तो ठीक है, बाकी अगर ये टाइम कम है, अगर ये आपका एग्ज़ाम को लेके, ठीक है? तो इन चीज़ों को स्किप करके आप उस वाली यूनिट पे भी जंप कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे अपनी बायोटेक की यूनिट फिनिश हो गई है और नेक्स्ट चैप्टर में अपन पढ़ेंगे एनवायरनमेंट के बारे में।